हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। सो आज की हम क्लास में रिसर्च मैथोडोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं। तो मेन टॉपिक है हमारी आज की क्लास का रिसर्च प्रोसेस। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, रिसर्च प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है, एंड देन जितने भी स्टेप्स हैं हमारे रिसर्च प्रोसेस के उसको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिसर्च प्रोसेस का मीनिंग आपको समझना है। रिसर्च प्रोसेस क्या है? रिसर्च प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो अगर आपका कोई भी रिसर्चर है, उसको जो भी स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं टू इन्वेस्टिगेट अ पर्टिकुलर फिनोमिना, आंसर द रिसर्च क्वेश्चंस और टेस्ट द हाइपोथेसिस, वो इस रिसर्च प्रोसेस को फॉलो करता है। सो रिसर्च प्रोसेस एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, या कोई भी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो रिसर्च प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बट आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो रिसर्च प्रोसेस है उसमें जो स्टेप्स होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते। दे आर नॉट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। ये स्टेप्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्टेप बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेटेड होता है। हाउएवर ये जो स्टेप्स हैं अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग हो सकते हैं, बट जो जनरली जो भी स्टेजेस हैं रिसर्च प्रोसेस की वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक इजी सा प्रोसेस क्या है रिसर्च का? नंबर 1 इज, सबसे पहले हम इस जो ये हमारा पूरा रिसर्च प्रोसेस है, मैंने इसमें 11 स्टेप्स में क्लासिफाई करा है इस पूरे के पूरे रिसर्च के प्रोसेस को। तो सबसे पहले आप पूरे के पूरे रिसर्च प्रोसेस की हेडिंग्स जान लीजिए, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारा पूरा का पूरा रिसर्च प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है, ठीक है? आपको रिसर्च करनी है तो आपको पता तो होना चाहिए आप किस चीज के बारे में रिसर्च करना चाहते हो। सो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। आपको पता होना चाहिए कि क्या किस चीज पर, किस टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हो। उसके बाद आप पूरा का पूरा लिटरेचर छान दोगे, मतलब देन यू विल डू अ एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। उस बेसिस पर आप एक हाइपोथेसिस बनाओगे, देन उसके बाद अपना रिसर्च डिजाइन बनाओगे, देन डिटरमाइन करोगे कि सैंपल डिजाइन क्या है। उसके बाद डाटा को कलेक्ट करोगे, अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करोगे, मतलब डाटा कलेक्शन के बाद पूरा एग्जीक्यूशन करोगे, देन उस डाटा को एनालिसिस करोगे, देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग करोगे, देन जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन करोगे, लास्ट में अपनी रिपोर्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके उसको प्रेजेंट करोगे। सो ये था हमारा बहुत ही ज्यादा आसान रिसर्च प्रोसेस। जनरल लैंग्वेज में अगर आप कोई भी चीज समझने की कोशिश करते हो, आपको बहुत इजीली वो चीज समझ आ जाती है। तो आप ये डायग्राम्स भी वहां पे बना के आ सकते हो कि सबसे पहले आपको प्रॉब्लम तो पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्यूशन या इंटरप्रिटेशन करोगे। सो सबसे पहले आप डिफाइन करोगे रिसर्च प्रॉब्लम, देन यू विल रिव्यू द लिटरेचर, देन यू विल फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, मतलब एजम्पशन लेके चलोगे, देन रिसर्च डिजाइन करोगे जिसमें आप सैंपल डिजाइन भी करोगे, देन डाटा को कलेक्ट एग्जीक्यूट करोगे, देन एनालिसिस करोगे एंड इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट करोगे। अब ये स्टेप्स हम डिटेल्ड वन बाय वन सारे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इशू क्या है, किस टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हो, क्या आपकी जो रिसर्च है वो किस चीज को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। देन हमारा सेकेंड स्टेप है एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। आप जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको थॉरली रिव्यू करोगे, क्या करंट स्टेट चल रही है, क्या पुराने लोगों ने रिव्यू करा है, सब कुछ, ठीक है। यू विल डू a thorough review of the entire literature to understand the current state of knowledge, identify the gaps। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है आइडेंटिफाई करना कि क्या क्या गैप्स हैं जिसको आपकी जो रिसर्च है उसको आइडेंटिफाई कर रही है। इसके लिए आप जितनी भी एकेडमिक जर्नल्स हैं, जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, बुक्स हैं, उन सबको टेप करोगे और उन सबको समझने की कोशिश करोगे। थर्ड स्टेप हमारा आ जाता है डेवलपिंग द हाइपोथेसिस। आप हाइपोथेसिस डेवलप करोगे, ठीक है। हाइपोथेसिस का मीनिंग मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जो आपका हाइपोथेसिस है वो क्लियर एंड टेस्टेबल होना चाहिए। सो वर्किंग हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव एजम्पशन। हाइपोथेसिस का बेसिक मतलब है आप एक टेंटेटिव एजम्पशन लेके चल रहे हो, ठीक है। So working hypothesis is a tentative assumption made in order to draw out and test its logical and empirical consequences। तो जो hypothesis है वो एक तरह से assumption है जिसको आप बाद में टेस्ट करते हो कि वो लॉजिकल थी और उसके क्या क्या consequences थे। So जो आपकी hypothesis या assumptions है वो बहुत ही specific होनी चाहिए, limited होनी चाहिए to the piece of research in hand, ठीक है, क्योंकि हम hypothesis को end में क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपने सबसे पहले आपने जो अपनी रिसर्च है उसकी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया, देन एक्सटेंसिव रिसर्च सर्वे किया, देन उसके बाद अपनी हाइपोथेसिस या एजम्पशन बनाई, ठीक है। उसके बाद आप प्रिपेयर करोगे रिसर्च डिजाइन।
रिसर्च डिजाइन क्या है? आपका ओवरऑल प्लान कि आप रिसर्च कैसे कर रहे हो, आप कौन सी स्टडी कर रहे हो, कौन सा मेथड कर रहे हो। रिसर्च डिजाइन में सारी चीजें आ जाएंगी। इसका मेन मकसद क्या है कि जो आपकी रिसर्च है उसमें आप मैक्सिमाइज करो सारी चीजों को, और अपना जो एक्सपेंडिचर है, टाइम है, एफर्ट है, मनी है, इनको क्या करो, मिनिमाइज करो। ठीक है। उसके बाद आप बनाओगे सैंपल डिजाइन। सैंपल आपको प्रॉपरली निकालना है कि आप कौन सा सैंपल लेके चल रहे हो। तो इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सैंपल और पॉपुलेशन, इसका सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज द एंटायर ग्रुप दैट योर स्टडी एम्स टू जनरलाइज फाइंडिंग। ठीक है। तो पॉपुलेशन सारा का सारा ग्रुप हो गया जो आपकी स्टडी जिसको एम करके आप फाइंडिंग्स निकाल रहे हो, वो होगी पॉपुलेशन। पर पॉपुलेशन में से आप एक छोटा सा सैंपल सिलेक्ट करते हो। सो डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन एंड सिलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। उस पॉपुलेशन का आप एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चूज कर लोगे ताकि आप अपनी सैम्पलिंग टेक्निक्स उस पर लगा सको और फाइंड आउट कर सको। ठीक है। और अगर हम पूरे की पूरी पॉपुलेशन का कैलकुलेशन करते हैं, कंप्लीट एनुमरेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंसस इंक्वायरी। ये ज्यादातर अवॉइड ही की जाती है। इसके रिजल्ट्स तो थोड़े एक्यूरेट होते हैं बट ये बहुत ही ज्यादा टाइम, एफर्ट और कॉस्टली होता है। और जो सैंपल है वो दो तरह के हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपल्स एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स। जो प्रोबेबिलिटी सैंपल्स हैं उसको हम आगे फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, देन इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, देन इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड लास्ट वन इज क्लस्टर या एरिया सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग हमने दो तरह की पढ़ी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। उसके अंदर हमने पढ़ा कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो सिंपल रैंडम हो सकती है, सिस्टमैटिक हो सकती है, स्ट्रैटिफाइड हो सकती है, या क्लस्टर या एरिया सैम्पलिंग हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स, ये कन्वीनियंस के बेसिस पर हो सकती है, जजमेंट के बेसिस पर हो सकती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग हो सकती है, या कोटा सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज हो सकती हैं। उसके अलावा जो सैम्पलिंग है वो मल्टी स्टेज या सीक्वेंशियल सैम्पलिंग भी हो सकती है। तो हम रिसर्च प्रोसेस के हम फिफ्थ स्टेप पर पहुंच गए हैं, विच इज द डिटरमाइनिंग द सैंपल डिजाइन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, डाटा को कलेक्ट करोगे। डाटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस, क्वेश्चनियर्स एंड स्केड्यूल्स। देन आप अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर दोगे ताकि जो आपका सारा प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाए। उसके बाद आप अपने डाटा को एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के लिए आप स्टैटिस्टिकल एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स को, क्वालिटेटिव मेथड्स को यूज करोगे। उसके बाद अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आप बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकते हो, स्केयर टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट। ये बहुत सारे टेस्ट हैं जिनको हम आगे वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, जिन बेसिस पर आप अपनी हाइपोथेसिस को क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारा स्टेप है जनरलाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। जब आपने अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लिया, आप उस बेसिस पर जनरलाइजेशंस को ड्रॉ करोगे और इंटरप्रिटेशंस निकाल लोगे। जनरलाइजेशन करना मतलब कोई थ्योरी को बिल्ड करना, एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब है अपनी फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करना बेस्ड ऑन सम थ्योरी। उसके बाद अपनी रिपोर्ट बनाओगे। रिपोर्ट में पूरा का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाओगे, अपनी रिजल्ट्स बताओगे एंड देन उसको अच्छे से प्रेजेंट करोगे एंड कम्युनिकेट करोगे अपना जो भी आपने रिसर्च किया है। सो बेसिकली ये था ओवरव्यू पूरे रिसर्च प्रोसेस का जो हम पूरा एंटायर रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। देन आप क्या करोगे, एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे करोगे, देन हाइपोथेसिस को डेवलप करोगे, रिसर्च डिजाइन को प्रिपेयर करोगे, डिटरमाइन करोगे कि सैंपल डिजाइन क्या रहने वाला है आपका, देन डाटा को कलेक्ट करोगे, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करोगे, डाटा को एनालाइज करोगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करोगे, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन करोगे एंड लास्टली अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करोगे एंड अच्छे से प्रेजेंट करोगे। आई होप आपको पूरा रिसर्च प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो एक ना जनरल टॉपिक डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग हाउ रिसर्च इज डन। अगर आपको आज पता लग जाता है कि रिसर्च कैसे करते हैं तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है आपकी लाइफ में। तो अगर आपको पता है कि रिसर्च कैसे करते हैं तो उससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। आप जितने भी लाइफ में डिसीजंस लोगे वो सारे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लोगे। ज्यादातर आपको जितनी भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, जब हम रिसर्च करते हैं हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। सो आपको इन्फॉर्मेशन इवैल्यूएशन करना आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगा। ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ में सपोज अगर किसी को रिसर्च करना पसंद है, वो क्या करता है, पीएचडी करता है, राइट। सो आपका जो एकेडमिक सक्सेस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो जाओगे। जो रिसर्च वाले बच्चे होते हैं उनको आदत होती है कंटिन्यूअस लर्निंग की। सो आपके अंदर एक क्वालिटी आएगी विच इज कंटिन्यूअस लर्निंग। आप कोई नॉलेज के अंडर कंट्रीब्यूट करोगे, आपकी कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट आएगी,
अवेयरनेस बढ़ेगी, पब्लिक पॉलिसी एंगेजमेंट की भी क्वालिटी आ सकती है। ऑब्वियसली रिसर्च वाले बच्चे थोड़े से इनोवेटिव एंड क्रिएटिव होते हैं, करियर एडवांसमेंट होगा आपका। इवन इफ अगर आप पीएचडी डिग्री एक्वायर कर लेते हो, दैट इज ग्लोबली अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, है ना, सबसे इससे बड़ी डिग्री कोई है नहीं। सो आपको ग्लोबल सिटीजनशिप मिल सकती है, आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाके नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हो। और उसके अलावा आपके अंदर माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि आपको लाइफ लॉन्ग नई नई चीजें सीखनी है। सो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है वैसे, इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग हाउ रिसर्च इज डन, कि अगर आपको पता लग जाए रिसर्च कैसे करते हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी इतनी सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं, इसलिए जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा क्राइटेरिया क्या है गुड रिसर्च का, जो एक अच्छी रिसर्च है वो कैसी होती है। अ गुड रिसर्च इज रेलिवेंट, उसके अंदर पर्पस बिल्कुल क्लियर होता है कि ये किस लोगों को किनको फायदा पहुंचाएगी। गुड रिसर्च इज वैलिड, रिलायबल, फिजिबल होती है, मतलब करना पॉसिबल होता है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, एथिकल कंसिडरेशंस को यू देखती है कि किसी को हार्म तो नहीं कर रहा, किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा, एथिकल कंसिडरेशंस का ध्यान रख के चलती है। जर्नलाइज कर सकते हैं हम उस रिसर्च को, एप्रोप्रिएट मेथड यूज करते हैं, प्रॉपर उसका अच्छा सा स्ट्रक्चर होता है, नॉलेज में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, प्रॉपर रिगरस एनालिसिस होता है, अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन होती है रिजल्ट्स की, पीयर रिव्यूज होते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस होती हैं, इनोवेशन होता है, सेंसिटिविटी होती है कंटेक्स्ट की। सो दीज ऑल आर द क्राइटेरियाज ऑफ अ गुड रिसर्च। Relevance, clarity of purpose, validity, reliability, feasibility, transparency, objectivity, ethical considerations, appropriate methods, journability, logical structure, contribution to the knowledge, rigorous analysis, clear presentation of results, peer review, practical implications, innovation, sensitivity to the context. So these all are the criteria of a good research. तो अगर आप कभी भी रिसर्च करते हो, आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी सारी चीज़ों में ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तभी आपकी जो रिसर्च है वो एक अच्छी रिसर्च मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेन क्वेश्चन आता है कि इंडिया में जब रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड बाय द रिसर्चर्स इन इंडिया। सबसे पहले उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं होते अच्छे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, अच्छा डाटा अवेलेबल नहीं है, डाटा की क्वालिटी अच्छी नहीं है। उसके बाद बहुत सारे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस इशू हैं, रेगुलेटरी कम्प्लेक्सिटीज हैं, प्लेगरिज्म का इशू, कॉपीराइट का इशू, ये तो चलो हर जगह होते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत सारी रेगुलेटरी कम्प्लेक्सिटीज हैं। एथिकल क्लियरेंस इशू, कई बार क्या होता है पब्लिकेशन वाले बहुत सारे प्रेशर डाल देते हैं, कोलैबोरेशन के बहुत सारे बैरियर्स हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में बहुत सारे गैप हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती या प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट नहीं होता, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल्स कई बार सपोर्ट नहीं करते, बहुत जगह क्या होता है लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं, कई बार क्या होता है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन चाहिए होता है, अलग अलग डिसिप्लिन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉमर्स का साइंस के साथ कोलैबोरेशन होता है, उस टाइम पे बहुत दिक्कत आती है क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशंस नहीं होते। जेंडर डिस्पैरिटीज होती हैं, वुमेन्स को कई बार इतना चांस नहीं दिया जाता, लैक ऑफ रिसर्च कल्चर है, यहाँ पे कई बार कमर्शलाइजेशन का प्रेशर आता है, और फॉर एग्जांपल कई लोग हैं 3-3 4-4 पीएचडी करके बैठे हैं, राइट, उनको कोई अवार्ड्स नहीं दिए जाते, इतना कुछ सोसाइटी में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता या रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाते। उसके अलावा इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत सारा ग्लोबल कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मार खाते हैं। सो दीज ऑल आर द प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड बाय द रिसर्चर्स इन इंडिया, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें, डाटा अवेलेबिलिटी, उसके बाद रेगुलेटरी पब्लिकेशन से क्लियरेंस, ये दिक्कत वो दिक्कत, इसमें आप अपने बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस करोगे ड्यूरिंग योर पीएचडी, यू कैन मेंशन देम इन द प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड बाय द रिसर्चर्स इन इंडिया। ठीक है, आई होप सबको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।